फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मीटर जो विद्युत धारा मापता है उसको क्या कहते हैं? तो ये आप लोग को, सारे लोगों को पता होगा, आमीटर बोलते हैं उसको। ठीक है, करंट को मेजर करने वाला जो मीटर होता है उसको हम लोग आमीटर बोलते हैं। आमीटर में हम लोग क्या जानते हैं, ये सीरीज में लगाया जाता है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। ठीक है, ये हमारा जो सिस्टम होता है उसके साथ सीरीज में लगा होता है। सीरीज में लगाने का वजह हमने सुबह ही बताया था, मतलब 6:30 में बताया था। ठीक है, इसको पूरा करंट मेजर करना होता है। अगर इसका रेजिस्टेंस हम लोग हाई रख देंगे तो क्या होगा, करंट को ये फ्लो ही करने नहीं देगा। और इसके जस्ट विपरीत जब वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वहां पर इसका जो पैरेलल में लगा होता है वोल्ट मीटर सबसे पहले, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफी ज्यादा हाई रखा जाता है, ताकि हमारा करंट जो है, जो हमारा सिस्टम है, उससे होकर के जाए, ना कि वोल्ट मीटर से होकर के जाए। ठीक है, तो वोल्ट मीटर में हम लोग आइडियल वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस रखते हैं वो इनफाइनाइट रखते हैं, और आ मीटर में जो रेजिस्टेंस रखते हैं वो आइडियली 0 रखते हैं। ठीक है, तो आ मीटर से मेजर करेंगे, यहाँ पर एक क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर वोल्ट मीटर तो ठीक है, वोल्टेज मेजर करने के लिए होगा, ओम मीटर रेजिस्टेंस मेजर मेजर करने के लिए होगा। ये हमारा जो हाइड्रोमीटर है ये किस लिए यूज होता है, आप लोग ये बोलिएगा। ठीक है, 26 का बोलिए, अमरनाथ का 27 का आ रहा है, आप 26 का एक क्वेश्चन हमने पूछा है, हाइड्रोमीटर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर का क्या काम है? तो आप लोग इसका आंसर लिखिए, तब तक हम 27 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 27 में आप बताइएगा टेकोमीटर क्या मेजर करता है। बाकी सारा कुछ काफी इजी है। एम्पियर मीटर नाम से ही पता चल रहा है करंट मेजर करेगा, ओम मीटर रेजिस्टेंस मेजर करेगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करेगा। टेकोमीटर क्या मेजर करेगा? तो 26 का हम आंसर दे रहे हैं, हाइड्रोमीटर जो हमारा होगा वो रिलेटिव डेंसिटी मेजर करता है, बैटरी नहीं, रिलेटिव डेंसिटी। ये जो हाइड्रोमीटर होगा रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, अपेक्षिक घनत्व मेजर करता है। और उसके बाद जो हमारा टेकोमीटर होता है वो स्पीड मेजर करता है मोटर का। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर। टेकोमीटर क्या मेजर करेगा? स्पीड। ये दो चीज आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, बाकी सारा कुछ सिंपल ही था। अंकित का आ रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर, वो भी सही है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करेगा या फिर रिलेटिव डेंसिटी, ये हाइड्रोमीटर का ही काम है, दोनों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। मीटर जो प्रतिरोध मापता है उसको क्या बोलेंगे? तो जो सिंपल है, उस पर रुकने का कोई बेनिफिट है नहीं, कुछ फायदा है नहीं, ओम मीटर ही इसका आंसर हो जाएगा। और प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक आप लोग को बताना है, ये सिंपल ही है। प्रतिरोध का अपोजिट क्या होता है? ठीक है, ये भी बता रहे हैं, चालकता इसका अपोजिट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? चालकता का आप लोग मात्रक बताइए, चालकता का मात्रक क्या होगा? अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में है। 29 में आपको बताना है चालकता का मात्रक क्या होगा, महो या फिर साइमन या फिर दोनों। ठीक है, 29 में प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। 29 का तो ए सही है। आप लोग बताइएगा चालकता का मात्रक क्या होता है, महो, साइमन या फिर बोथ? अंकित का आ रहा है साइमन। कोई और अगर आंसर दे सकता है तो हम बता दें, इसका मात्रक दोनों होता है चालकता का, साइमन भी होता है और महो भी होता है। ठीक है, महो को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, और साइमन को लिए इसी को जस्ट अपोजिट हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से, इसको हम लोग साइमन बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 अब है, लंबी संचरण लाइनों में वोल्टेज किस चीज में मेजर की जाती है? माइक्रो वोल्ट, मिली वोल्ट, वोल्ट या फिर किलो वोल्ट? क्वेश्चन नंबर 30 अब आप लोग अटेंड कीजिए। लंबी संचरण लाइनों में, ये भी आसानी क्वेश्चन है एक्चुअली। मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म, ये बेसिक लेवल का बुक है। ठीक है, यहाँ पर बेसिक नॉलेज आप लोगों का काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और इसके बाद आप थोड़ा सा हाई लेवल, फॉर एग्जांपल अगर आप प्लेटफॉर्म सोल्व कर लेते हैं तो उसके बाद यूथ तो है, ठीक है, यूथ जो है हमारा एक तरह से क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन होता है जो हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। और इसके बाद एक और बचता है इसका धनपत राय का बुक, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हम लोग के लिए। तो ये चैप्टर अगर यहाँ से फिनिश एक बार कर लेते हैं तो धनपत राय भी हम लोग जरूर टच करेंगे। किलो वोल्ट इसका सही आंसर किलो वोल्ट होगा, सी। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? चालक की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आर बराबर क्या जानते हैं, रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर जो अच्छा क्वेश्चन बनेगा वो ये बन सकता है कि अगर किसी चालक का, ठीक है,
चालक अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, तो लेंथ पर क्या, लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर वॉल्यूम इसका कांस्टेंट रखा जाता है वायर का, मतलब एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पर कोई मटेरियल नहीं यूज कर रहे हैं, ये जो वॉल्यूम है इसका ये फिक्स है, अब बस इसको पतला करके या फिर इसको खींच करके थोड़ा लंबा कर दिया गया है, ठीक है। तो अब हमारा जो रेजिस्टेंस होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर अगर वॉल्यूम तक पहुंचना हो तो हम लोग क्या करेंगे, रो इंटू एल में एल से मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया में भी एल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला रो इंटू एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। अब जब वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, रो तो कांस्टेंट रहेगा ही, तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो इस पर क्वेश्चन हमने जो 630 वाला वीडियो था वहां पर हमने किया था, ठीक है। यहाँ हम लोग का आंसर हो जाएगा चालक के लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर एरिया बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, इनवर्स रिलेशन है यहाँ पर। उसके बाद है चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस चीज पर डिपेंड करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, यहाँ पर रो का बात कर रहा है, आर का बात नहीं कर रहा है, ठीक है। हम लोग आर बराबर रो इंटू एल बाई ए जानते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन उठाया गया है इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये पहला ऑप्शन है चालक की बनावट या मतलब कि पदार्थ पर, दूसरा है लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या फिर चालक का प्रतिरोध। ये 33 अगर आप आंसर देना चाहते हैं तो फिर क्वेश्चन का नंबर लिख लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। अरशद अली का 33 का सी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, पर ये जो रेजिस्टिविटी है या फिर जो विशिष्ट प्रतिरोध है ये इन सारी चीजों पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के प्रकार पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग यूज कर रहे हैं सिल्वर, तो सिल्वर के लिए एक अलग फिक्स वैल्यू होगा रो का, ठीक है। उसका लेंथ कितना भी हो, हाइट कुछ भी हो, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एरिया कुछ भी हो, इस पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लोग कॉपर यूज कर रहे हैं तो कॉपर का एक स्पेशल वैल्यू होगा, हर कोई का अलग अलग वैल्यू होता है। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ पदार्थ के बनावट पर, ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 है 100 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो खर्च हुई शक्ति कितनी होगी, ठीक है। 6 वोल्ट के विभवांतर पर किसी चालक में 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो शक्ति इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, V इंटू आई, और V का वैल्यू कितना है 100 वोल्ट, और I का वैल्यू 6, कितना हो जाएगा 600। इसका सही आंसर होगा 600 वाट, 34 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आर का वैल्यू दे रखा है 1.5 ओम और 150 वोल्ट दिया है वोल्टेज, ठीक है। पूछ रहा है प्रतिरोध द्वारा खर्च शक्ति कितनी होगी, मतलब फिर से एक बार हम लोग को पावर ही निकालना है। तो पावर का बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर, वी इंटू आई। अब जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेगा उससे हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो काफी लोग इस क्वेश्चन को बनाना जानते होंगे, ठीक है। तो भी स्क्वायर, भी का वैल्यू कितना है 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना लेंगे 1.5, 1.5 को 15/10 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आने जा रहा है 10, मतलब कि 15,000, 15,000, ठीक है। यहाँ से 15,000 आएगा, ऑप्शन में हमारा 15,000 नहीं है। आप लोग भी एक बार इसको जांच कर लीजिए, ठीक है। भी स्क्वायर हमने किया 150 इंटू 150 और 1.5 ओम है, तो 1.5 को हम 15/10 लिख सकते हैं। तो 1230 15,000 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, या तो यहाँ पर एक जीरो देना होगा या फिर इस पॉइंट को हटाना होगा, ठीक है, तब ये क्वेश्चन जाकर के सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग अटेंड कर लीजिए। 36 का आंसर क्या होगा, 1500 वाट के हीटर 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी। 1500 वाट का हीटर है, 1500 वाट है और 4 घंटा चलाया जा रहा है, तो एनर्जी की खपत कितनी होगी। एनर्जी को हम लोग यूनिट में मेजर करते हैं और एक यूनिट कितना होता है, एक यूनिट बराबर 1000 वाट आवर,
मतलब सबसे पहले हम लोग को वाट आवर निकालना होता है, तब हम लोग यूनिट के बारे में कुछ बोल पाते हैं। तो वाट आवर कितना हो जाएगा, वाट भी पता है, आवर भी पता है। 1500 वाट और आवर कितना है 400, तो 60 और इस पर 2 जीरो हो जाएगा, 6000 वाट आवर। 34 का आंसर आ रहा है अरशद अली का। आप 36 का आंसर दे दीजिए, ठीक है। और लगभग हम इसको अब सोल्व कर ही लिए, ठीक है। 1000 वाट आवर का 1 यूनिट, तो 6000 वाट आवर का 6 यूनिट। इसका आंसर 6 यूनिट, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 1000 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से क्या होगी, कम होगी या फिर ज्यादा होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, इतना वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा पूछ रहा है, किसमें ज्यादा यूनिट खर्चा होगा, ज्यादा वाट वाला में या फिर कम वाट वाला में। तो ये तो कॉमन, इस तरह से भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं, जो हमारा कॉमन सेंस होता है वहां से भी हम लोग बता सकते हैं। इसको ज्यादा सोल्व करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। एनर्जी हम लोग किस चीज में मेजर करेंगे, वाट आवर में। वाट आवर में अब ऑब्वियसली वाट जिसका ज्यादा होगा उसी का एनर्जी खपत ज्यादा होगा। 36 का बी आंसर आ रहा है अरशद अली का, खैर ठीक है। और 36 तो हो गया। 37 मतलब जिसका वाट ज्यादा है उसमें एनर्जी का खपत ज्यादा होगा। ए सही आंसर होगा 37 का। 37 का अरशद अली का बी आ रहा है। 1000 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की ऊर्जा से अधिक होगी। क्यों, क्योंकि ऊर्जा जो खपत होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं वाट आवर में। अब ज्यादा तो वही होगा, आवर तो दोनों के लिए सेम है, ठीक है। दोनों को अगर मान लेते हैं 5 घंटा के लिए हम लोग स्टार्ट करके छोड़ देते हैं दोनों आयरन को, तो यहाँ पर 5 घंटा तो ये ठीक है, दोनों में 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक हो जाएगा 1000 इंटू 5 और दूसरा हो जाएगा 500 इंटू 5। तो ज्यादा किसका होगा, जिसका पावर ज्यादा है, ठीक है। तो आंसर अधिक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 ट्राई करना है। 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंप में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा या फिर कम होगा या फिर समान होगा, ठीक है। 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंप, वोल्टेज दोनों का समान है। वाट दिया हुआ है, वाट मतलब कि पावर दिया हुआ है, पावर इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, V² बाई R। वोल्टेज दोनों के लिए सेम है। जब वोल्टेज दोनों के लिए सेम है तो हम लोग देख रहे हैं कि P क्या आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर पावर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, पावर अगर ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इस टाइप का रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पर 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंप में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध 200 का पूछ रहा है, तो 200 पावर कम है, पावर कम है, तो इसका हम लोग आंसर ए मार्क करेंगे, अधिक। ठीक है, यहाँ पर ए इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 39, 200 वाट के 5 लैंप द्वारा, ठीक है, 200 वाट के 5 लैंप जलाया जा रहा है, 50 पैसे प्रति किलो वाट आवर इसका कॉस्ट है, और 4 घंटे तक जलाया गया है इसको, ठीक है। 200 वाट के 5 बल्ब को कितना देर तक जलाया गया है, आप लोग भी इसको सोल्व कीजिएगा। 4 आवर तक जलाया गया है, और पैसा कितना लग रहा है, 50 पैसा पर किलो वाट आवर। तो सबसे पहले तो कितना किलो वाट आवर हुआ ये हम लोग को पता करना होगा, ठीक है। जैसे अगर 1 किलो वाट होता है तो फिर 50 पैसा ही लगेगा, 2 किलो वाट होगा तो 2 किलो वाट आवर होगा तो 1 रुपया लगेगा, इस टाइप से बढ़ेगा। तो सबसे पहले किलो वाट आवर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो वाट पता है 200 और आवर कितना है 4, हम लोग एक बल्ब का निकालते हैं। और इस तरह से जब 5 बल्ब का निकालना होगा तो हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक बल्ब के लिए जो वाट आवर आ रहा है वो इतना आ रहा है, और जब किलो वाट आवर में कन्वर्ट कर देंगे इसको तो 1000 से डिवाइड भी करना होगा। अब एक क्या आ जाएगा, किलो वाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ए आ जाएगा 8/10। 8/10 किलो वाट आवर, इतना जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है एक बल्ब से हो रहा है। यहाँ पर टोटल बल्ब कितने हैं, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो एनर्जी लॉस हो रहा है, टोटल जो एनर्जी खपत हो रहा है वो निकल जाएगा। तो हम लोग 8/10 में 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो एक कैंसिल होके 2 और एक 4, टोटल जो खर्चा आ रहा है 4 किलो वाट आवर आ रहा है। 4 किलो वाट आवर टोटल खर्चा आ रहा है। अब 1 किलो वाट आवर का प्राइस 50 पैसा है, तो 4 किलो वाट आवर का कितना हो जाएगा, 2 रुपया, सिंपल,
ठीक है, 4 किलोवाट आवर का 2 रुपया टोटल कॉस्ट आ जाएगा। 39 का आंसर किसका आया था? अर्चित अली का ए आया था। आपका हर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप थोड़ा सा सावधानी से इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, ये समझ में अगर आया होगा तो आप बोलिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो इसको थोड़ा सा फिर से हम हिंट देंगे। इसको देख लीजिएगा, किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन अब आप सोल्व कीजिए। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 39 40 41 41 तो अलग है थोड़ा सा, 39 40 दोनों अच्छा क्वेश्चन है। 39 हमने किया, अब आप 40 कर लीजिए। ठीक है, ट्राई करते हैं साथ में हम भी। यहाँ पर बोल रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंपों को 2 घंटे के लिए, यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप का लैंप है। ठीक है, यहाँ पर कितने टाइप का लैंप है? एक तो है 4 घंटा के लिए 100 वाट के 5 लैंप। एक्चुअली यहाँ 100 वाट का 5 लैंप है। 5 लैंप है 100 वाट का, और इसको कितना देर जलाया जा रहा है? 4 घंटा तक, 4 आवर तक। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है? 2 घंटा के लिए 125 वाट के एक टेलीविजन। एक टेलीविजन है जिसको जिसका वाटेज कितना दिया है? 125 वाट। है कितना? एक नंबर, एक टेलीविजन है। ठीक है, एक टीवी है, और इसको कितना देर तक चलाया जा रहा है? 2 घंटा तक। उसके बाद तीसरा है 1 घंटा के लिए 500 वाट की एक विद्युत इस्त्री। ठीक है, एक आयरन है 500 वाट का। इसको कितना देर तक यूज किया जा रहा है? संख्या कितना है? एक। एक आयरन है, और इसको कितना देर तक चलाया जा रहा है? 1 आवर तक। अब पूछ रहा है कि 40 पैसे पर यूनिट देना है कॉस्ट। 40 पैसा देना है 1 यूनिट का, तो टोटल कितना पैसा पे करना होगा? ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। अरशद अली बोल रहे हैं आई वीक। बिल्कुल, हम इसी के लिए ये जो चैप्टर जो चल रहा है, जहाँ पर हम डिटेल सब कुछ बता रहे हैं, वो उन स्टूडेंट्स के लिए ही बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप चाहे तो कवर कर सकते हैं। डिटेल थ्योरी दे रहे हैं। यहाँ पर 2 क्लास चल रहा है, एक तो थ्योरी के साथ जो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं बेसिक लेवल का वो, और दूसरा रात को रात होता है, रात को जो चलता है 9:30 में। आज मैंने उसका क्लास नहीं चलाया है। ये जनरली प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन होता है, तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पर ये जो पोर्शन है, यहाँ से आप स्ट्रांग होकर के इसमें इंटर कीजिए। इसको सारा क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए, सारे थ्योरीज को फॉलो कीजिए। उसके बाद ये जो पूछा हुआ क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बैंक वाला, बाद में इसको फॉलो कीजिए। और फिर जैसे ही ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, इसका थ्योरी और इसका ऑब्जेक्टिव सारा खत्म हो जाएगा, करीब हर चैप्टर में 180-200 के आसपास ऑब्जेक्टिव है, तो इतना में आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा जो बेसिक है। इसके जगह पर हम ले आएंगे धनपत राय का बुक। ठीक है, तो इतना बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 120+ मार्क्स लाने के लिए 150 में 120+ आप कर पाएंगे, अगर इतना बहुत अच्छा से फॉलो करते हैं, सबका प्रॉपर नोट्स अगर आपके पास होता है तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर अभी तक किसी का नहीं आया है, 4 स्टूडेंट है पर किसी का आंसर है नहीं, तो इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग को वाट आवर सब निकालना होगा, टोटल कितना वाट आवर आ रहा है। पहले क्या निकालना होगा? टोटल कितना वाट आवर आ रहा है। जब कितना वाट आवर आ रहा है निकाल लेंगे, तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कितना किलो वाट आवर आ रहा है। और जितना किलो वाट आवर होगा उतना यूनिट होगा। जितना जब यूनिट पता चल जाएगा तो 40 पैसा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना पैसा आ जाएगा। तो सबसे पहले वाट आवर हम लोग को निकालना है। यहाँ से 100 वाट और 4 आवर, तो 400 वाट आवर। लेकिन कितना लैंप? 5 लैंप। क्या करेंगे? 400 × 5, इतना वाट आवर आया पहला स्टेटमेंट से। क्लियर? उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट से 125 वाट एक टीवी और 2 आवर, तो 125 इंटू 2 इतना वाट आवर हो जाएगा, और एक टीवी है तो एक ही से मल्टीप्लाई करना है, तो ए सिंपल 250 वाट आवर। ठीक है, टोटल वाट आवर हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से 500 वाट और 1 आवर तक, तो 500 इंटू 1 500 वाट आवर, टोटल वाट आवर हो गया है। सारा को ऐड कर लेते हैं, तो ए 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, इस पर 2 जीरो, प्लस 250 और प्लस 500, इतना वाट आवर। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5×2 = 7, 2750 वाट आवर। ठीक है, अब यूनिट तो हमारा किलो वाट आवर में होता है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा किलो वाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2750 में 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2.7 किलो वाट आवर।
और 1 किलोवाट आवर मतलब कि 1 यूनिट, तो 2.7 किलोवाट मतलब कि 2.7 यूनिट। ठीक है, यूनिट हम लोग का क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना पैसा हो जाएगा। 2.7 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, या फिर 27 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 8 यहाँ और ये 10, 108 पैसा आंसर आएगा। 108 पैसा, इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 1.08 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, 1.08 रुपीज आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेशन यहाँ पर सही है, पर यहाँ पर ऑप्शन में ऐसा कोई भी गिवन नहीं है। 1.08 यहाँ पर 1.10 है, जो कि इसके काफी क्लोज है। ठीक है, तो इसी मेथड से, सेम मेथड से एक बार आप सोल्व करके देखिएगा, अगर इसमें कहीं पर कुछ गलती हुआ है तो, कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो। ठीक है, या फिर एक बार और देखें तो 2000 यहाँ पर 250 और 500, यहाँ से सारा कुछ ठीक नजर आ रहा है। तो एक बार और इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, या फिर हो सकता है इसके ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम हो। तो एक क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी 1.10, हालांकि 1.08 आ रहा है, इससे थोड़ा सा ज्यादा 1.10 यहाँ पर गिवन है। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आप लोग वीडियो को फिर से एक बार बैक करके, जब लाइव क्लास खत्म हो जाएगा तो एक बार बैक करके देख लीजिएगा, जहां पर भी डाउट रहेगा वहां पर पॉज करके उसको ठीक से भली भांति समझ लीजिएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्योंकि अभी तो मैं इसे मिटा दिया तो आप ऊपर वाला फिर से देख नहीं पाइएगा, तो आप दोबारा कोशिश कीजिएगा उसको। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। 41 में क्या बोल रहा है, 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम के क्रम से 3 प्रतिरोध को 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी में जोड़ा गया है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा। ये तो काफी सिंपल है, ये आपका सही होगा। 3 ओम, 2 ओम और एक 5 ओम, इस तरह से 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और यहाँ पर पूछ रहा है आर इक्विवेलेंट मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सीरीज में हम लोग जोड़ना जानते हैं रेजिस्टेंस को, 5 3 8 और 2 10 ओम। यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, बी, 41 का बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई भी अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग जरूर अटेंड कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद 42, 6 ओम के 3 प्रतिरोध को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर में जोड़ा जाता है। 3 प्रतिरोध है 6 ओम का, ठीक है, 2 और एक 3 प्रतिरोध है। इसका ऑब्जेक्टिव खत्म कर लेने के बाद 9:30 में जो क्लास होता है उसका फर्स्ट वीडियो देखिएगा, वहां पर इस टाइप का हमने बहुत सारा क्वेश्चन लिया है, सिलेक्ट कर करके इस टाइप का क्वेश्चन लिया था, जो फिगर टाइप का दिया हुआ रहता है और इसको सोल्व करना रहता है। यहाँ पर पूछ रहा है 6 ओम का है तीनों, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। फिर से आर इक्विवेलेंट ही निकालना है, तो 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, क्योंकि पैरेलल में है तीनों। और आई थिंक आंसर आ ही गया होगा, रमेश का आंसर डी आया है। तो ये 3/6 आ रहा है 1/r का वैल्यू, तो r इज इक्वल टू 2, r 2 आ रहा है, डी, बिल्कुल डी इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 में। 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाता है। दो तो है पैरेलल में, 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में जोड़ा हुआ हो तो थ्योरी बताते वक्त हमने बताया था इसको शॉर्टकट में सोल्व करने का तरीका। ऐसे तो पैरेलल में सोल्व करने का एक तरीका आपने देख ही लिया, शॉर्टकट में भी सोल्व करने का तरीका है अगर 2 रेजिस्टेंस दिया हुआ हो तो। ठीक है, तो शॉर्टकट में हम लोग कैसे करेंगे, r इज इक्वल टू R1 R2, 14 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 6, यहाँ से आ जाएगा ये 14 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ जाएगा 10 और 7, मतलब कि 42/10, तो 4.2 आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है 43 का। और 43 का किसी का आया नहीं है। ठीक है, अ, इसका बी आ रहा है। इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/14 प्लस 1/6। एक्चुअली जब ए फार्मूला बता रहे थे तो अरशद अली आप उस वीडियो को देख भी रहे थे, तो वहां से ए फार्मूला आपको नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, कि ताकि दो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में रहे तो उसको सोल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो 4.2 इसका सही आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
44। 44 में क्या बोल रहा है, जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है। एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू काफी ज्यादा हाई है, मान लेते हैं 1000 ओम है, और दूसरा रेजिस्टेंस है उसका मान लेते हैं 1 ओम है। इस तरह से दो श्रेणी में जोड़ा गया है। पूछ रहा है जो मिश्रित प्रतिरोध होगा, जो आर इक्विवेलेंट होगा, वो निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा। तो ये सही है, निम्न प्रतिरोध तो 1 ओम है और आर इक्विवेलेंट 1001 आएगा, तो निम्न प्रतिरोध से ज्यादा होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। अगला है उच्च प्रतिरोध से कम होता है, बोल रहा है 1000 से कम होगा, तो ये संभव नहीं है, ये गलत है ऑप्शन। अगला है उच्च और निम्न प्रतिरोध के बीच की मात्रा के बराबर होगा, ये बोल रहा है कि 1000 और 1 के बीचों बीच होगा, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। इन दोनों को क्रॉस कर चुका है, 1001 आ चुका है। 44 का ए आंसर मिल चुका है। अरशद अली का बिल्कुल इसका सही आंसर ये होगा, और बाकी सारा गलत है। ठीक है, निम्न प्रतिरोध से कम होता है, ये भी गलत है। 45 नंबर है 60 वाट और 100 वोल्ट और 100 वाट 100 वोल्ट के दो लैंप 200 वोल्ट सप्लाई से श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो दोनों लैंपों की धारा क्या होगी, आप इसे खुद से सोल्व कीजिए। ठीक है, दो ठो बल्ब है, एक है 60 वाट का और दूसरा है 100 वाट का। ठीक है, एक है यहाँ पर, ये मान लेते हैं मेरा पहला बल्ब है 60 वाट और इसका रेटिंग है 60 वाट 100 वोल्ट। रेटिंग जनरली रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए दिया रहता है। ठीक है, रेटिंग से आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मान लीजिए कि इसका इस बल्ब का आपको रेजिस्टेंस निकालना हो गया, तो उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या, कैसे यूज करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। भी पता रहेगा, ठीक है, यहाँ पर भी पता है और यहाँ पर P पता है, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज होता है। अगर जरूरत पड़ेगा तब ये फार्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज अगर ऐसे ही सॉल्व हो जाता है तो जरूरत नहीं है। यहाँ पर है इसका रेटिंग 100 वाट 100 वोल्ट। अब क्या किया है, इन दोनों को जोड़ दिया है एक बैटरी से। ठीक है, वोल्टेज सप्लाई से, जिसका पोटेंशियल है 200 वोल्ट। अब पूछ रहा है कि दोनों में करंट क्या डिफरेंट होगा या फिर सेम होगा। अब यहाँ पर पूछता है कि करंट के कितना वैल्यू होगा। ठीक है, तब एक क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता, तब एक क्वेश्चन ज्यादा अच्छा होता। फिर दोनों का रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना होता, R1 और R2, और फिर R इक्विवेलेंट निकालना होता, और फिर उसको I निकालने के लिए V बाई आर इक्विवेलेंट करना पड़ता। पर यहाँ पर सिर्फ पूछा है कि दोनों में करंट सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ा हुआ हो तो वैल्यू कुछ भी रहे, करंट वहां पर सेम ही जाना है दोनों में। ठीक है, दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़ा हुआ हो तो करंट हमेशा समान होगा, दोनों में समान होगी। ठीक है, आप लोग अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग करंट का वैल्यू निकालिएगा, और करंट का वैल्यू निकालने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जब लाइव क्लास खत्म हो जाएगा। तो 45 में आपके लिए टास्क क्या है, आप यहाँ से करंट का वैल्यू, हमने बताया कि दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा दोनों बल्ब से, आप करंट का वैल्यू निकाल करके जो नीचे कमेंट बॉक्स होगा लाइव क्लास खत्म होने के बाद, वहां पर लिखिएगा कि करंट का वैल्यू कितना आ रहा है और 45 नंबर दे दीजिएगा। अगर सोल्व नहीं होगा तो उसको फिर हम अगला क्लास में सोल्व कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर पूछा है नीचे के चित्र में समान मान के प्रतिरोध वाले 4 परिपथ जुड़े हुए हैं। समान मान के प्रतिरोध के 4 परिपथ जुड़े हैं, सबका रेजिस्टेंस आर है कहने का मतलब। ठीक है, ये भी आर हो जाएगा। इनमें कौन सा परिपथ सबसे कम धारा प्राप्त करेगा, बोल रहे कि सबसे कम करंट किसमें फ्लो करेगा। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, मतलब कि करंट जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, मतलब कि सबसे कम करंट उसमें जाएगा जिसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो हम लोग को पता करना है कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसमें है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ए में रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो होगा आर। बी में हमने फार्मूला बता रखा है, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो क्या होगा, आर इंटू आर डिवाइडेड बाई 2R, दोनों का मल्टीप्लीकेशन बाई दोनों का सम, R बाई 2। ई में कितना आ रहा है, इन दोनों को मिलाकर के R बाई 2 और प्लस R प्लस R बाई 2। डी में कितना आ रहा है 2R। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन सा हुआ, डी वाला का। जब इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो इसमें करंट सबसे कम होगा, सबसे कम करंट किस में फ्लो करेगा, डी में। डी इसका सही आंसर होगा। 46 का डी आंसर आ चुका है सरसत अली का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47। 47 है
10 ओम, 12 ओम, 24 ओम के 3 प्रतिरोध 250 वोल्ट सप्लाई से समांतर में जुड़े हुए हैं। ये तीनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई कितना है? 250 250 वोल्टेज सप्लाई है। प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर का मान बताइए कितना होगा। पूछ रहा है हर पोटेंशियल का मान कितना होगा हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस। 47 अरशद अली, आप ट्राई कर सकते हैं। अगर तीन तीन रेजिस्टेंस सारा का सारा पैरेलल में कितना भी रेजिस्टेंस हम लोग जोड़ते चले जाएं, सबके क्रॉस पोटेंशियल इक्वल ही होगा, 250 ही होगा, क्योंकि सारा का एक टर्मिनल जो है इसी के साथ लगा हुआ है। ठीक है। तो हर एक का कितना भी रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर जोड़ दे, कितना भी उसका वैल्यू हो, ठीक है, 5 हो, 10 हो, 20 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वोल्टेज सब में सेम रहेगा, करंट सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, करंट सब में डिफरेंट होगा, वोल्टेज सेम होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, कितना होगा। 49 काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर आर इक्विवेलेंट अगर हम निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो 1.6 ओम, 1.6 प्लस, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में अगर दो हो तो उसको जोड़ना हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं। 4 × 6 डिवाइडेड बाई 4 + 6। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 4 है रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो यहाँ पर 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/r + 1/r, मतलब कि 4 बार करना होगा, तो ये 4/4 होगा। कैंसिल होकर के 1 बच जाएगा, मतलब r यहाँ पर 1 आने वाला है। इसको 1 लिख लेंगे। अब सारा को जोड़ लेंगे, तो इन दोनों के मिलाकर के 2.6 और प्लस ये 24 ठीक है 10। इसको सोल्व कर लेंगे। 2.6 प्लस 2.4 कितना आ जाएगा ये। यहाँ पर आ जाएगा, ऐड करने के बाद 2.4 ये होगा 5 ओम आ रहा है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर डी होगा, 5 ओम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोल रहा है, विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। तो आवेश का इकाई हम लोग जानते हैं, क्यू का जो इकाई होगा वो कूलम्ब होगा, चार्ज का इकाई कूलम्ब होता है। तो डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पर चित्र में वोल्ट मीटर 2 का रीडिंग क्या होगा। इसका बोल रहा है कि रीडिंग क्या होगा। तो 51 का आंसर कितना आएगा, 125। यहाँ पर एक क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन तब बनता है जब यहाँ पर रेजिस्टेंस कुछ डिफरेंट दिया हुआ रहे। ऐसा करते हैं, अभी हम इसका जो आंसर होगा, ये तो आप लोग को भी पता होगा, 100 वोल्ट है, सॉरी 100 में, तो दोनों के वोल्टेज आधा आधा बढ़ जाएगा, तो आंसर तो 125 ही होने वाला है। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 250 रहने दे रहे हैं, ये 250 ही रहने दे रहे हैं, और इसको एक को 25 कर दे रहे हैं, दूसरा को 50 कर दे रहे हैं। ठीक है। अब बताइएगा कि यहाँ पर भी ए रहेगा, भी ए, और ए रहेगा भी बी, दोनों के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। लेक्चर देख लेने के बाद हम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाए हैं। 25 और 50 हम बस देखना चाहते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आप सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हम इसको बताएंगे। यहाँ पर भी ए और भी बी दोनों बताइएगा कितना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 एक साथ छूट गया था, तो 48 को भी कर ले रहे हैं। यहाँ पर है 8 ओम और 8 ओम। ठीक है, क्लियर नहीं है पर शायद 8 ओम ही है, 8 ओम की तरह ही दिख रहा है। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 4 ओम हो जाएगा, और यहाँ पर 999। ठीक है, 1/r कितना हो जाएगा, 1/9 + 1/9 + 1/9, मतलब कि 3/9। तो r कितना हो जाएगा, 9/3, मतलब कि 3। तो 4 + 3 7, इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। सी इसका सही आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। फिर से हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव चल रहा है उन स्टूडेंट के लिए चल रहा है जिनका थोड़ा सा वीक रह गया है पोर्शन कोई भी। ठीक है, और रात को जो 9:30 में होता है वो होता है प्रीवियस ईयर का जो पूछा हुआ क्वेश्चन होता है, इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तो आज मैंने उसको सस्पेंड किया था, और यहाँ पर 75 कंप्लीट करना था, इसलिए मैं इसे लेकर के आ गया हूँ। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आप इसमें गलती ढूंढिए, इस क्वेश्चन में गलती कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, चित्र में गोला नंबर 4 का रीडिंग क्या होगा।
ये पूछ रहा है यहाँ पर इसका रीडिंग क्या होगा। ठीक है, करंट मतलब कि आपको निकालना है, यहाँ पर आई का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। यहाँ पर इन्होंने मिस क्या किया है, गलती क्या किया है, अगर यहाँ पर अगर हम इस दो रेजिस्टेंस को लेकर के चले तो यहाँ पर तो आर इक्विवेलेंट समझ में आ रहा है, कितना हो जाएगा 24 × 8 डिवाइडेड बाई 24 + 8। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 24 × 8 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 32, और एक कैंसिल होके 4 और ए 6, मतलब कि आर इक्विवेलेंट 6 आ रहा है। ठीक है, 6 आ रहा है इन दोनों को मिला करके। तो यहाँ से अगर हम करंट निकालेंगे तो आई बराबर भी बाई आर इक्विवेलेंट हम लोग जानते हैं। तो सोल्व करने से कितना आ जाएगा 24/6, मतलब कि आंसर यहाँ से 4 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, 4 और 4 हम लोग का ऑप्शन भी मैच कर जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर भी देखने वाली बात है, ऑप्शन हम लोग का मैच कर गया है। लेकिन यहाँ पर ये जो 3 नंबर जो ब्रांच दिया हुआ है, यहाँ पर उनको बताना होगा कि ये ओपन सर्किट है या फिर शॉर्ट सर्किट है या फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस का कोई वैल्यू है। थर्ड नंबर क्या हो सकता है, या तो ओपन हो सकता है, अगर ओपन होगा तब हम लोग का आंसर 4 आएगा। दूसरा क्या हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। अगर ये शॉर्ट रहा तो फिर करंट यहाँ से बिल्कुल इस टाइप से पास कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो करंट का वैल्यू होगा I इज इक्वल टू वी बाई आर, और आर यहाँ पर ए जीरो है। ठीक है, जब ये शॉर्ट कर दिए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जीरो है। ठीक है, तो जब शॉर्ट हो जाए कोई पार्ट, ठीक है, इस टाइप से अगर रेजिस्टेंस दिया हुआ हो और यहाँ पर वायर से अगर हम शॉर्ट कर दें तो फिर इस रेजिस्टेंस को हम काउंट नहीं करते हैं। उसका रीजन है, अगर आपको रीजन समझ में ना आए तो हम इसका रीजन बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो अगर यहाँ पर इसको शॉर्ट कर दे तो फिर हम इस रेजिस्टेंस को काउंट ही नहीं कर पाएंगे, हमारा जो आर है वो जीरो हो जाएगा और करंट कितना हो जाएगा 24/0, मतलब कि इन्फिनिटी। करंट का वैल्यू काफी ज्यादा हाई होगा, डायरेक्टली यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो रहा है। दूसरा एक केस हो सकता है, और तीसरा केस हो सकता है यहाँ पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा, जैसे कि ऊपर में दिया हुआ है 24/8, यहाँ पर 4 6 कुछ देना चाहिए था। ठीक है, तब हम जाकर के इस क्वेश्चन को ठीक से सोल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग ए मान करके चलिए कि 3 नंबर कुछ है ही नहीं, 3 को हम लोग पूरी तरह से हटा देंगे। यहाँ पर ए कुछ नहीं है, सिर्फ ए दोनों है, तब हम लोग का आंसर सही आ रहा है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन, हाँ अब ये बता देते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर पैरेलल में इस टाइप से लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस मान लेते हैं 10 ओम, और यहाँ पर एक शॉर्ट किया हुआ है वायर, तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग जीरो क्यों मान लेते हैं। यहाँ पर आर इक्विवेलेंट हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो। उसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है, हम लोग क्या जानते हैं पैरेलल में 1/r, या फिर डायरेक्ट निकालते हैं, दो है तो फिर सोचना नहीं है, आर इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 ओम इंटू ये 0 ओम। ठीक है, तो 10 ओम इंटू 0 ओम डिवाइडेड बाई 10 + 0, दोनों का सम। तो ऊपर में तो जीरो आ गया और नीचे 10 आया, और 0/10 क्या देगा हम लोग को, जीरो, मतलब कि ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, आर इक्विवेलेंट जीरो ही आ रहा है। ये रीजन होता है, अगर कहीं पर भी रेजिस्टेंस दिया हुआ रहे और साथ में एक कोई वायर जोड़ दे नीचे से या उसके पैरेलल में, तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है। ऐसे भी जो हमारा करंट होता है वो शॉर्टकट पाथ ढूंढता है। ठीक है, वो चाहता है शॉर्टकट रास्ता मिले जहां से हम निकल लें। तो यहाँ पर जो शॉर्टकट रास्ता अगर हम शॉर्ट कर देते हैं, रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक वायर जोड़ देते हैं, तो करंट को एक शॉर्टकट रास्ता मिल जाता है, फिर वो इधर क्यों जाएगा। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53। 53 है, एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय जोड़ शून्य है, मतलब कि I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू जीरो। जितना सारा करंट होगा सबका सम जीरो। आप जानते होंगे किरचॉफ का ये जो पहला रूल है जिसमें करंट का सम जीरो बताया जाता है। ठीक है, तो किरचॉफ का पहला रूल यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको अभी हम लोग थ्योरी में नहीं देखे हैं, थ्योरी में देख लेंगे। 15 20 मिनट का थ्योरी का क्लास हम लोग का बचा हुआ था जिसमें केसीएल केवीएल बताना था और थोड़ा बहुत और कुछ था, तो उसको देख लेंगे कभी भी। तो अभी हम लोग समझ लेते हैं, ये हमारा किरचॉफ का पहला जंक्शन रूल है। ठीक है, केसीएल या फिर जंक्शन रूल, जिसमें बताया जाता है कि तीनों का सम जीरो होता है। और दूसरा बोल रहा है स्टेटमेंट, किसी बंद परिपथ में प्रत्येक परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध और धारा की गुना का बीजगणितीय सम, क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। इस टाइप का अगर हमारा एक सर्किट है, एक क्लॉज है, ठीक है, यहाँ पर भी है, करंट आई फ्लो कर रहा है, यह है R1 और यह है R2। तो बोल रहा है किसी बंद परिपथ में, बंद है, ठीक है, ये बंद है,
कि प्रत्येक भाग के प्रतिरोध मतलब हर एक रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, करंट के साथ, और इसके बाद इसको जोड़ना है, मतलब कि IR1 करना है प्लस IR2 करना है। बीजगणितीय योग, परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। विद्युत वाहक बल यहाँ पर भी है, बोल रहा है कि ये इसके बराबर आ रहा है। तो ये चीज हमारा जो लूप रूल है उसमें ऐसा होता है। ठीक है, लूप रूल में हम लोग देखेंगे, लूप रूल और डिटेल से पढ़ेंगे। मतलब कि एक जो कुछ हमारा बताया जा रहा है वो केवीएल के बारे में बताया जा रहा है। किरचॉफ का दो रूल बताया गया है, एक जंक्शन रूल या इसी को हम लोग केसीएल रूल बोलते हैं, दूसरा केवीएल या इसी को लूप रूल बोलते हैं। ये स्टेटमेंट दिया गया है। पूछ रहा है इनको कहते क्या है, लैपलेस के नियम कहते हैं, किरचॉफ के नियम कहते हैं, फैराडे के नियम कहते हैं, या फिर कूलॉम के। तो सिंपल किरचॉफ का ये दोनों रूल है। 53 का बी आया भी था अरशद अली का, हमको सिर्फ स्टेटमेंट समझना था, हम लोग स्टेटमेंट है समझ लिए। अब 54 व्हीट स्टोन ब्रिज मैंने काफी अच्छा से बताया था, ठीक है, थ्योरी में। इसको आप आंसर कीजिए कि क्या होगा। इसको हम लोग संतुलित कब बोलेंगे, यहाँ पर है PQRS, इसको संतुलित कब बोलेंगे। और हमने इसका बहुत ही शॉर्टकट तरीका बताया था, सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। PS इज इक्वल टू RQ। तो यहां से क्या आ जाएगा, P/Q को नीचे ले आते हैं, R/S क्या आ जाएगा, P/Q इज इक्वल टू R/S, ऑप्शन ए। ये ऑप्शन सही आ रहा है 53 का 54 का ए। उसके बाद 55, एक संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये 80 है, 40 है, 40, ठीक है, ये 4 है, यहाँ पर एक्स है, एक्स क्या होगा। तो फिर से सेम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 80 × 4 इज इक्वल टू एक्स इंटू 40। तो आएगा 40x इज इक्वल टू 80 × 4, एक्स बराबर 80 × 4 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 8। आंसर आ रहा है डी, 8 ओम। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56। 56 में बराबर कैपेसिटी वाले चार कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी जब वे श्रेणी में जुड़े हुए हैं। चार कैपेसिटर है, श्रेणी में जुड़ा हुआ है, तो अगर कैपेसिटर श्रेणी में हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। अब सारा इक्वल है तो एक कुल मिला के आएगा 4/C। सबको ऐड कर लेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C/4। इसको भी उल्टा कर देंगे तो आंसर आएगा B, C/4। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57। समांतर क्रम में जुड़े चार कैपेसिटरों की कैपेसिटी क्या होगी यदि प्रत्येक की कैपेसिटी C हो। अब यहाँ समांतर में जुड़ा हुआ है चार्ट हो, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, 4C। सिंपल, अगर पैरेलल में हो तो सिंपल हम लोग को ऐड कर देना है। जो कैपेसिटर पे पैरेलल होता है, रेजिस्टेंस में सीरीज, दोनों का सेम ही फॉर्मूला होता है। ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58। 58 है, 58 बोल रहा है 18 माइक्रोफेराड, 16 माइक्रोफेराड, 42 और 74 माइक्रोफेराड चार कैपेसिटर के समांतर में जुड़े होने पर परिणामी कैपेसिटेंस क्या होगा। चारों समांतर में जुड़ा हुआ है तो सिंपल हम लोग को क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। समांतर वाला को ऐड करते हैं, ये है 42 और उसके बाद है 74। तो इसको सिंपल जोड़ लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। 8 से 14, 15, 16 और 4 20, जीरो, मतलब जिसके लास्ट में जीरो आ रहा है वही आंसर होगा। डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। 36 माइक्रोफेराड और 14 माइक्रोफेराड के कैपेसिटी के दो कैपेसिटर के समांतर में जुड़े होने पर, फिर से यहाँ दोनों समांतर में जुड़ा हुआ है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 36 + 14 50 आ जाएगा। तो काफी बेसिक क्वेश्चन है। 4 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर को तीन कैपेसिटरों को श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर कुल कैपेसिटी कितना होगी। 4 माइक्रोफेराड का कितना है, तीन कैपेसिटर और श्रेणी में जुड़ा हुआ है। ठीक है,
ये इस टाइप से। तो जब सीरीज में रहता है तो हम लोग को निकालना पड़ता है 1/c इक्विवेलेंट। तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 मतलब कि 3/4। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4/3। 4/3 माइक्रोफैराड। तो ये 60 तक क्लियर हो गया। थैंक यू।